JF-17 थंडर या ब्लंडर, ये आपको डिसाइड करना होगा इस वीडियो के बाद। ये वीडियो वैसे तो मैं एक इंडियन हूँ और मैं बना रहा हूँ, लेकिन इसमें जो व्यूज़ हैं वो मेरे नहीं हैं, बल्कि ये पेंटापोस्टैग्मा, ये एक ग्रीस की वेबसाइट है, वहाँ की है। और इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी वहीं से ली गई है। और ऐसा भी नहीं है कि ये कहीं से तोल मोल के है, ये मैंने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी आपको देने वाला हूँ, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान का ये जो फाइटर जेट है, सो कॉल्ड इंटरगैलेक्टिक फाइटर जेट JF-17, ये सिर्फ पृथ्वी पे काम नहीं करता, बल्कि ये स्पेस में भी काम नहीं करता। और स्पेस में भी ये इंटरगैलेक्टिक है, यानी कि एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाने के काम आता है, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी मीडिया एंड पाकिस्तानी पीपल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्चुअल में इस फाइटर जेट की क्या कैपेबिलिटी है, ग्रीस इसके बारे में क्या सोचता है, इंटरनेशनल मीडिया इसे कैसे देखता है। तो उन्होंने जो चीजें कही हैं, अब आइए उसकी शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका डिफेंस गैलरी में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो ग्रीस का आर्टिकल है, इस आर्टिकल की हेडलाइन है व्हाई इज पाकिस्तान JF-17 फाइटर अ फेलियर। तो उन्होंने JF-17 के फाइटर के फेलियर होने के रीजंस को बताया है। तो बेसिकली शुरुआत में ये बताया गया है कि JF-17 एक ऐसा फाइटर जेट है जिसकी डील 1999 में पाकिस्तान और चाइना के बीच में साइन हुई थी, ये देखते हुए कि इसे चाइनीज एयरफ्रेम में बनाया जाएगा, इसमें वेस्टर्न एवियोनिक्स लगेंगे और रशियन इंजन इसमें लगाया जाएगा। ये शुरुआत में पाकिस्तान का प्लान था कि ये तीनों कैपेबिलिटीज इसमें होंगी। लेकिन हुआ क्या, हुआ सिर्फ ये कि ये फाइटर जेट पूरा का पूरा एक तरीके से चाइनीज रह गया, या फिर इसमें रशियन चीजें लगी हैं, पर वो भी बहुत जल्दी पाकिस्तान पछताने वाला है। कैसे, तो वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले इस आर्टिकल में बताया गया है कि पाकिस्तान के शुरुआत में जो प्लानिंग थी कि इसमें वेस्टर्न एवियोनिक्स को लगाया जाएगा, वो क्यों नहीं लगे इसमें वेस्टर्न एवियोनिक्स, और फाइनली एक लो क्वालिटी चीप चाइनीज एवियोनिक्स के थ्रू इस फाइटर जेट को बना दिया गया। एवियोनिक्स मतलब कि इसमें लगे हुए सेंसर्स, रडार्स और बाकी ये सारी चीज़ें एवियोनिक्स में आती हैं। तो ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं, ये क्यों चाइनीज़ लगी, क्यों वेस्टर्न नहीं लगी, जबकि पाकिस्तान ऐसा ही चाहता था। तो उसका मेन रीज़न ये था कि शुरुआत में तो बात हुई थी कि 50-50% की जो डेवलपमेंट कॉस्ट होगी वो पाकिस्तान और चाइना के द्वारा बेयर की जाएगी। लेकिन पाकिस्तान, आपको पता है, वो तो कंगाल मुल्क है, वो तो एक लोन देने के लिए भी दूसरा लोन लेता है, तो वो कहाँ से ये शेयर कर पाता। तो क्योंकि वो इस तरह की टेक्नोलॉजी शेयर नहीं कर पाया, तो जो चाइना को ठीक लगा वो चाइना ने किया, यानी कि चाइना ने अपने एवियोनिक्स को कहा भाई आप ये ले लो, भले से ये अच्छा ना हो फिर भी ये ले लो। क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे, तो उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए उन्हें इसमें चाइनीज एवियोनिक्स का यूज करना पड़ा। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हुआ। और इसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग किसी भी फाइटर जेट में जो मेन चीज होती है वो होती है उस फाइटर जेट की एवियोनिक्स और उसका इंजन। और ऐसा नहीं कि ये इस आर्टिकल में, ये एक्चुअल में भी डिफेंस इंडस्ट्री में आप किसी से पूछते हो तो वो भी आपको यही बताएगा कि किसी भी फाइटर जेट में इंजन और एवियोनिक्स की जैसी कैपेबिलिटीज होंगी, वैसे ही वो फाइटर जेट परफॉर्म करेगा। और वेपन भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो बढ़ते हैं इस आर्टिकल में आगे, और इस आर्टिकल में ही आगे बताया गया है कि PAC, ये जो पाकिस्तानी कंपनी है जो कि JF-17 को कहने को बनाती है, इसका फुल फॉर्म है पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, मतलब PAC। ये क्या काम करती है, ये बेसिकली 58% शेयर हेल्ड करती है प्रोडक्शन में JF-17 के। सुनने में आपको लग रहा होगा अरे ये तो बहुत बड़ी कंपनी होगी, लेकिन इस कंपनी का काम क्या है? तो इस कंपनी का काम है JF-17 के कुछ पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करना। लेकिन वो पार्ट्स कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं ये आपको जरूर जानना चाहिए। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये जो पार्ट्स पाकिस्तान मैन्युफैक्चर करता है, ये पार्ट्स में या तो रॉ मटेरियल को चाइना से लिया जाता है और फिर कोई पार्ट बनाया जाता है, या फिर चाइना से ही बने बनाए पार्ट्स को इंपोर्ट किया जाता है। तो ये बेसिकली इस PAC का काम है। तो ये किस तरीके की प्रोडक्शन एजेंसी है आप खुद ही समझ सकते हैं, जिनका खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ना ही ये रॉ मटेरियल को कहीं और से अरेंज करके खुद से कोई चीज़ बना सकते हैं, ना ही ये खुद से कोई चीज़ बना ही सकते हैं। तो या तो ये इंपोर्ट करते हैं, या फिर रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, या बना बनाया प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से काम करती है। करंट में पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास 115 के आसपास JF-17 हैं, लेकिन इसमें से ज़्यादातर JF-17 जो है वो ग्राउंड बेस पे ही पड़े रहते हैं, अलग अलग रीजंस की वजह से, अलग अलग मेंटेनेंस इश्यूज की वजह से। इसमें मेंटेनेंस को लेके पाकिस्तान को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो ये है कि इसमें जो मेंटेनेंस के लिए स्पेयर पार्ट्स की आवश्यकता होती है,
क्योंकि ये पूरी तरीके से या तो चाइनीज़ चीज़ें लगी हैं या रशियन चीज़ें लगी हैं। तो अगर आपको इंजन में कोई चीज़ मेंटेन करना है, रिपेयर करना है, तो वो चीज़ का पार्ट आपको रशिया से लेना पड़ता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि रशिया से कोई भी चीज़ पाकिस्तान डायरेक्ट नहीं ले सकता। रशिया से पहले वो चीज़ चाइना लेगा और फिर चाइना से वो चीज़ पाकिस्तान आएगी, तब वो चीज़ इनके फाइटर जेट में लगती है, तब वो चीज़ काम करना शुरू करती है। और या तो फिर कोई रशियन चीज़ खराब है तो रशिया से आप पार्ट्स इंपोर्ट करिए, मतलब इनके पास खुद का कुछ है ही नहीं। तो इसलिए इनकी ज़्यादातर चीज़ों में प्रॉब्लम्स बनी ही रहती हैं और ये चीज़ें ग्राउंडेड रहती हैं, इनके जो फाइटर जेट्स हैं। साथ ही साथ इनके जो रडार्स हैं, इनके बाकी एवियोनिक्स के सिस्टम हैं, वो भी कहीं ना कहीं फेलियर का काम करते हैं। अगर इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दो चीज़ों पे काफ़ी फोकस डाल के बताया गया है। इसमें से एक है कि इस फाइटर जेट में लगने वाला KLJ-7AI रडार और दूसरा है WMMC यानी कि वेपन मिशन मैनेजमेंट कंप्यूटर। इन ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो किसी भी फाइटर जेट की जान होती हैं। रडार आपको पता है बिना रडार के तो काम ही नहीं चलने वाला है, और वेपन मिशन मैनेजमेंट कंप्यूटर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि ये वैसे सर्वेलांस पॉइंट ऑफ व्यू पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन जब आप किसी कॉम्बैट रोल में होते हैं तो वेपन मिशन मैनेजमेंट कंप्यूटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आप कह सकते हैं प्ले करता है। ये दोनों ही चीज़ें इनकी कूड़ा हैं। कैसे कूड़ा है तो ये भी देखिए, मैं अपने शब्दों में नहीं कह रहा हूँ, ये भी मैं वही बता रहा हूँ जो उस आर्टिकल में लिखा हुआ है। उस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि JF-17 ने जब 27 फरवरी 2019 में, यानी कि बालाकोट वाली स्ट्राइक के दिन बाद, एक दिन बाद, तो उस समय जब ये फाइटर जेट्स इंडिया में घुसने की कोशिश करते हैं एयर स्ट्राइक करने के लिए, तो उस समय इनके जो बॉम्ब्स थे लगे हुए वो इधर उधर गिर गए, वो अपने टारगेट तक पहुंच ही नहीं पाए। साथ ही साथ जो JF-17 में लगे हुए रडार्स थे उनको इंडिया की ओर से जैम कर दिया गया था, क्योंकि इंडिया के पास उस समय फ्रंट में थे मिराज 2000 और Su-30 और पाकिस्तान के पास उस समय JF-17 था और F-16 था। तो उस समय JF-17 के जो रडार्स थे उनको लॉक कर दिया गया था, जैम कर दिया गया था इंडिया के द्वारा। ये आप कह सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा ट्रूथ है जो कि इससे पहले किसी भी एजेंसी ने क्लेम नहीं किया था। इवन इंडिया के भी ओर से इस तरीके का कोई क्लेम नहीं गया था और इंटरनेशनल मीडिया में इस तरीके का क्लेम पहली बार मिल रहा है। तो JF-17 की इस तरह की जैमिंग की वजह से वो जहां थे वहीं रह गए, उनके जो बॉम्ब्स थे वो मिसगाइड हो गए और इसी वजह से वो अपने किसी भी टारगेट को हिट कर ही नहीं पाए। और जबकि पाकिस्तानी एयरफोर्स का यहाँ पे ये कहना है कि उन्होंने टारगेट को इसलिए नहीं हिट किया क्योंकि वो कोई नुकसान नहीं करना चाहते थे, जबकि इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ही पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो कि पहले ही क्लियर कर चुके थे कि इनका ये जो मिशन था पाकिस्तान का 27 फरवरी 2019 के दिन वाला, वो एक कंप्लीट फेलियर था। पाकिस्तानी एयरफोर्स पूरी तरीके से इसमें फेल हो चुकी थी। ये पाकिस्तान के खुद के पॉलिटिशियंस ने एक्सेप्ट किया है। तो ये आपने इस फाइटर जेट के एवियोनिक्स के फेलियर को देखा, जो कि चाइनीज चीजें इसमें लगी हैं इस वजह से। इसके बाद अगर आप इसके वेपन्स को भी देखते हैं तो इसमें जो वेपन्स लगे हैं उसमें अगर 3 वेपन्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे वेपन्स उस समय के हिसाब से हैं जो कि MiG-21 में लगे हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं। तो इसमें एक वेपन आपका SD-10 है, यानी कि ये एक BVR मिसाइल है एयर टू एयर, ये लगभग 80 से 100 किलोमीटर की रेंज में काम करती है। ये चाइनीज़ वेपन है, ये भी उस दिन किसी काम नहीं आया पाकिस्तान के ड्यू टू जैमिंग्स फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स साइड। इसके अलावा इनका REK बॉम्ब है, ये भी फेल हो गया, इसीलिए ये मिसगाइड होकर अलग जगह गिरा। इसके बाद इसमें C-802 AK एंटी शिप मिसाइल लगी है जिसकी रेंज 180 किलोमीटर की है वैसे तो कहने को, लेकिन ये भी किस हद तक काम करती है ये आप खुद समझदार हैं कि उस दिन जिस दिन पाकिस्तान ने अटैक किया था उस दिन पाकिस्तान के पास ये मिसाइल थी, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए। तो ये बेसिकली इनका वेपन पैकेज है। अब कहने को तो पाकिस्तान के पास जो अपग्रेडेड JF-17 का ब्लॉक 3 वर्जन आने वाला है उसमें ये क्लेम करते हैं कि ये पाकिस्तान से चाइना से चाइनीज PL-15 मिसाइल लेंगे जिसकी रेंज अप्रॉक्स 250 से 300 किलोमीटर की है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे ये आती है कि पाकिस्तान की PL-15 मिसाइल जो है वो एक सॉलिड रॉकेट मोटर पे काम करती है, सॉलिड फ्यूल मोटर पे काम करती है, जबकि जो ज़्यादा दूरी की मिसाइलें होती हैं, कोई भी मिसाइल जो 150-200 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज की होती है वो तभी ज़्यादा एक्यूरेट हो पाती है जब वो किसी रैमजेट इंजन पे काम करे। अगर आपको जानना है दोस्तों कि रैमजेट इंजन पे जो मिसाइल्स बनती हैं और जो सॉलिड फ्यूल मोटर पे मिसाइल्स चलती हैं
इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और भारत इसमें कहाँ पे स्टैंड करता है, क्योंकि भारत ने अभी कुछ दिनों पहले ही SFDR का टेस्ट किया था। उस पे हमने एक डेडिकेटेड वीडियो अपने पार्टनर चैनल ऑनलाइन वेंचर्स पे बनाई हुई है। आप हमारी उस वीडियो को जरूर चेक करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो हमारे उस चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करें जरूर, आपको ऐसी ही वीडियो वहां पे मिलती रहती हैं। खैर, हम आते हैं अपने बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के पास करंट में जो मिसाइल्स हैं वो भी किसी तरीके से कैपेबल नहीं है। साथ ही साथ उनकी जो कैपेबिलिटी ऑन पेपर है वो भी चाइनीज मिसाइल्स होने के नाते अभी भी प्रूवन नहीं है। तो इसलिए उनका होना और ना होना काफी हद तक सिमिलर हो जाता है फिलहाल के तौर पे। और लास्ट जो फेलियर कहा जा रहा है JF-17 को इस आर्टिकल में, उसका रीजन बताया गया है इसमें लगने वाला रशियन RD-93 इंजन। रशियन इंजन्स का रिकॉर्ड वैसे ही काफी खराब रहता है, लेकिन इसमें लगने वाला इंजन और ज्यादा फेलियर का माना जा रहा है, क्योंकि इस इंजन का ट्रैक रिकॉर्ड ही काफी खराब है। और इस इंजन की ही वजह से आप कह सकते हैं कि अभी तक 5 JF-17 ऑफिशियली, जो कि ऑफिशियली रिकॉर्डेड है, क्रैश हो चुके हैं। तो ये इंजन्स ऑलरेडी इंडिया ने भी काफ़ी एक्सपीरियंस किया है रशियन इंजन को। तो आप भी न्यूज़ में जानते होंगे कि रशियन इंजन्स का जो फेलियर का आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसमें यही इंजन लगा हुआ है और वो भी सिंगल इंजन है, डुअल इंजन नहीं है। तो इस केस में आपके जो इंजन है उनके फेलियर की प्रोबेबिलिटी तो बढ़ती ही बढ़ती है। साथ ही साथ रशियन इंजन के साथ जो सबसे बड़ी एक और प्रॉब्लम होती है कि इनका आपको शुरू में तो ये सस्ते मिलते हैं, लेकिन इनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। साथ ही साथ अगर आप उस मेंटेनेंस कॉस्ट को नहीं सह पा रहे हैं तो आपके ज़्यादातर फाइटर जेट्स जो होते हैं वो ग्राउंडेड होते हैं, यानी कि हवा की जगह ज़मीन पर दिखाई देते हैं, क्योंकि वो उड़ने लायक ही नहीं होते हैं। और उसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके फाइटर जेट्स हवा में हमेशा उड़ते रहें, तो आपके पास अगर 100 फाइटर जेट है और 100 के 100 सिंगल इंजन है, तो आप 250 इंजन अपने पास रखिए, तब आपके 60% या 70% फाइटर जेट परमानेंट हवा में रह सकते हैं, ताकि जब एक का इंजन खराब हो तो आप तुरंत ही दूसरा नया इंजन लगा दें और फिर उसको बाद में सर्विस नीचे करें जो इंजन में कोई प्रॉब्लम आई है। तो ये बेसिकली रशियन इंजन का ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसकी वजह से यहाँ पे पाकिस्तान सफ़र होता है। और यहाँ पे एक और इंजन को लेके बड़ी बात यह है कि अभी तक मैंने बताया कि पाकिस्तान इसको खुद से कुछ नहीं कर सकता, उसको चाइना की मदद चाहिए इस रशियन इंजन को भी अपग्रेड या मेंटेन करने में, क्योंकि चाइना ने कॉन्ट्रैक्ट किया है रशिया के साथ, पाकिस्तान ने नहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो इसलिए पाकिस्तान को चाइना के थ्रू रशिया पहुंचना पड़ता है इसके इंजन की किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए। और चाइना यहाँ पे क्या गेम खेल रहा है, चाइना JF-17 में अपना WS-13 इंजन अब लगाना चाहता है। तो चाइना अगर ये इंजन लगाएगा तो फिर यहाँ पे अगेन पाकिस्तान को ये हैवी कॉस्ट पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान चाह के भी, क्योंकि रशिया से कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो रशिया से डायरेक्ट कोई डील नहीं कर सकता, तो मजबूरी में उन्हें ये इंजन भी चाइना से लगवाना पड़ेगा और उनके पुराने इंजन फिर से एक बार बेकार हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो फाइटर जेट दिखता है कम कॉस्टली है शुरू में, उस फाइटर जेट में बाद में बहुत सारे कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं। और आज के समय में किसी भी मॉडर्न डे फाइटर जेट के सामने JF-17 जैसा फाइटर जेट किसी भी सूरत में टिक नहीं सकता। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ग्रीस के आर्टिकल में छपा हुआ है। तो आप खुद से समझदार हैं और अब आप खुद से जज कर सकते हैं कि JF-17 थंडर है या ब्लंडर है, ये आप खुद से समझ सकते हैं। और इसकी कैपेबिलिटीज में जो खामियां थी, इसमें सबसे अच्छी बात मुझे इस आर्टिकल की ये लगी कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज बताई गई 27 फरवरी 2019 के दिन की, जब इंडियन एयरफोर्स के द्वारा JF-17 को जैम कर दिया गया था, जिसकी वजह से इनका JF-17 कुछ भी नहीं कर पाया जैसा कि इन्होंने सोचा था। अभी की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो गई है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इंफॉर्मेटिव भी बनी होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहते हैं। मैं मनीष मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।